इसमें हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स में। हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज की स्टडी में हम लोग सीखेंगे क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर इस चैप्टर को हम लोग साधारण भाषा में कहें तो इसे हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, या इसको हिंदी में कहते हैं युगपत समीकरण। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, युगपत का मतलब होता है एक से अधिक, चाहे वो एक से अधिक वेरिएबल लेकर के इक्वेशन बनाया जाए, चाहे एक से अधिक समीकरणों को हल कराया जाए। अगर हम एक से अधिक समीकरणों को हल करते हैं तो उसे हम कहते हैं युगपत समीकरण। तो यहाँ हम लोग वही स्टडी करने चल रहे हैं, पूरे पाठ का नाम भी वही है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब हो गया हमारे पास दो इक्वेशंस दिए होंगे। स्टूडेंट, सबसे पहली बात यहाँ हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मीन्स होता है वे क्वांटिटी होते हैं जो अपने वैल्यू को क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, यानी चेंजेस ऑफ वैल्यू दिस क्वांटिटी। तो यानी जो राशियां अपने मान को बदलती रहती हैं, उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल और कांस्टेंट का नाता अलजेब्रा से है। यानी अगर हम अलजेब्रा की स्टडी करते हैं तो अलजेब्रा में हमें वेरिएबल और कांस्टेंट एकदम अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यानी कोई भी नंबर अगर हमारे पास दिया गया है तो उस नंबर को हम लोग कांस्टेंट की श्रेणी में डालते हैं, यानी उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट जो अपनी वैल्यू को नहीं बदलते, तो यानी कोई भी नंबर है तो वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, नंबर तो नंबर होता है, इसलिए नंबर को हमने कांस्टेंट की श्रेणी में डाल रखा है। और वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के लेटर्स को यूज करते हैं, यानी ABCXYZ। अगर मैंने लिखा 7A तो 7 इज ए कांस्टेंट, A इज ए वेरिएबल। ठीक है, अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल मीन्स याद रखें चेंजेस द वैल्यू, यानी वेरिएबल वे होते हैं जो अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी अपने मान को बदलते रहते हैं, और कांस्टेंट वे होते हैं जो अपने मान को नहीं बदलते। ठीक है, यानी परिवर्तनशील राशि को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तनशील राशि को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, अपरिवर्तनशील राशि को हम लोग अचर कहते हैं, यानी कांस्टेंट कहते हैं। तो चर और अचर या वेरिएबल और कांस्टेंट में कंफ्यूजन दूर हुआ। अब कभी कभी कुछ बच्चे ये कह लेते हैं, जैसे सर यहाँ हम लिखा हुआ AX, तो याद रखें यहाँ भी वेरिएबल और कांस्टेंट का ही नाता है। बस याद रखना है जो अंग्रेजी में क्या होते हैं, प्रारंभिक लेटर्स होते हैं, यानी शुरुआती लेटर होते हैं, स्टार्टिंग लेटर होते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट की श्रेणी में आते हैं, इन्हें हम कांस्टेंट कहेंगे, कांस्टेंट। और जो लास्ट में आते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल, और ये दोनों का नाता हमेशा अलजेब्रा से होता है। ठीक है, तो बच्चों को ये जरूर पता होना चाहिए कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है। अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट जान चुके हैं तभी हम पढ़ पाएंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर हमारे पास आता है टू वेरिएबल्स यूज करना, यानी हम जो इक्वेशन यूज करेंगे उसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे। तो दो वेरिएबल्स में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, XYZ, U, V ना। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हमारे पास जो वेरिएबल होता है, यानी इक्वेशंस होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं दी फॉर्म,
द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c now is called linear equation in two variable. Linear equation in two variable. Linear equation in two variable. ठीक है, यही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बात समझ में आई। ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in two variable। अगर यह फॉर्म हमें दिखाई दिया, यह रूप हमें दिखाई दिया, तो हम इसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कभी कभी क्या होता है, हमसे पूछ लिया जाता है ये इक्वेशन किसी चीज को डिनोट करता है, यानी किस शेप को डिनोट करता है। तो ये जो है हमेशा याद रखेंगे, स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है, यानी ax plus by and plus c is equal to 0 is denoted by straight line, straight line, यानी यह एक सरल रेखा को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है? सरल रेखा को। फिर से सुनिए स्टूडेंट, अगर हमारा यह फॉर्म हो ax plus by plus c is equal to 0 is called linear equation in two variable। यहाँ पर देखिए टू वेरिएबल कौन कौन से, x एंड y हैं। अगर पूछा जाए तो x एंड y इज अ वेरिएबल, x एंड y इज अ क्या, इज अ टू वेरिएबल, ठीक है। और अगर हमसे बात किया जाए a b c की, तो a, b, c बिलोंगिंग टू r, यानी रियल नंबर है। a b c एक वास्तविक संख्या है, यहाँ कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं। सपोज हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं जैसे √2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया, यानी ये हमारा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ठीक है। तो a b c क्या है, रियल नंबर है, और x y इज अ टू वेरिएबल है, ठीक। यानी यहाँ पर x और y दो चर राशियां हैं और a b c एक वास्तविक संख्या है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कुछ चीजें। अब ये तो हो गया हमारा। अब देखिएगा ध्यान से, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब होता है दो से अधिक, मतलब एक या दो समीकरण अगर हम लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, दो समीकरणों को हल करना युगपत समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पेयर लेंगे। तो पेयर ऑफ का मतलब कि हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, लेट इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम यहीं पर दूसरा यूज करें तो यह हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा, b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं युगपत समीकरण। क्या बोलते हैं? युगपत समीकरण। अब इस समीकरण को हल करने की विधियां देखते हैं। तो ये जो हमारा युगपत समीकरण है, इसको हल करने की दो विधियां हैं। पहला है बाईग्राफिकल मेथड, ठीक, बाईग्राफिकल मेथड। और दूसरा है बाई अलजेब्रिक मेथड। दूसरा हमारा है बाई अलजेब्रिक मेथड। इसको बोलते हैं बीजगणितीय विधि। ठीक है स्टूडेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आलेखीय विधि। यानी अगर हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पेयर पढ़ेंगे, यानी युगपत समीकरण पढ़ेंगे या साइमल्टेनियस इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो उनको सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं? दो। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। हिंदी में बोलते हैं ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो इन दोनों इक्वेशंस को, मतलब यहाँ पर हमारे पास दो विधियां हैं। अब ग्राफीय विधि एक हो गई, तो इसमें हमें जानना होगा कि ग्राफीय विधि में क्या क्या प्रोसेस है, कैसे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम बीजगणितीय विधि में हम लोग तीन मेथड पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है
पहला है एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। कौन सी विधि कहते हैं? विलोपन विधि। एलिमिनेटिंग मेथड हो गया। दूसरा हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, ठीक है, मेथड। हिंदी में कहते हैं वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि। पहला है, फिर से सुने, एलिमिनेटिंग मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणनखंड विधि। हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि पहला, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि। इन तीन विधियों को हम लोग मिलाकर पढ़ते हैं अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अब पहला है ग्राफिकल मेथड, जो अकेला है, लेकिन इसके प्रोसेस में जब हम स्ट्रेट लाइन पे दोनों इक्वेशंस को शो करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन सदैव तीन रूपों में बनती हैं। पहला होता है, ध्यान से सुने, अब आइए ग्राफिकल मेथड के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में जब भी हम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो मतलब स्ट्रेट लाइनें जब भी आपस में मिलेंगी तो या तो वो इंटरसेक्टिंग फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, इन्हें हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, रेखाएं, ठीक है। और दूसरा हमारा है कि यदि रेखाएं आपस में इस तरह से ज्वाइंट हो तो इनको हम लोग बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं, यानी ये पैरेलल लाइन है, रेखाएं, ये पैरेलल लाइन हो गई। और तीसरा है, अगर एक लाइन है, ये हमारी ड्रा है, इसी के सेम फेस पर दूसरी लाइन ड्रॉ होती है, सपोज दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ होती है, ये हमने दूसरी लाइन इसी के ऊपर एकदम ड्रा कर दिया, तो ये लाइनें हमारी क्या होंगी? इनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं समपाती रेखाएं, ठीक है। यानी यहां पर हमारे पास तीन तरह से ये स्ट्रक्चर बन करके आता है, ठीक। अब देखिए, समपाती रेखाएं कहते हैं इन्हें। अगर हम बात करें, यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर हम कोई इक्वेशन लें तो कैसे बता पाते हैं कि हमारी कौन सी रेखाएं समपाती हैं और कौन सी रेखाएं हमारी चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ध्यान से, कौन सी रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी हैं, कौन सी रेखाएं समांतर और समपाती हैं। इसके लिए हमारे पास कंडीशंस हैं। कैसे हम पता करते हैं कौन सी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सी रेखाएं पैरेलल हैं और कौन सी रेखाएं कंसिस्टेंट हैं, क्या है? कॉन्साइल हैं, कॉन्साइल बोलते हैं इसको, कॉन्साइल हैं, ठीक है। तो यानी कॉन्साइल बताना है या कॉन्सिडेंस बताना है, इसको कॉन्सिडेंस लाइन बोलेंगे, इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे और इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी कब होंगी, कब समांतर होंगी और कब समपाती होंगी। तो इसके लिए हमारे पास शर्तें हैं कि हम क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट यानी x के गुणांक और y के गुणांक और कांस्टेंट के गुणांकों में कंपैरिजन करते हैं। अगर हम इनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालें a1/a2
नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारी लाइनें क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं। फिर से सुने, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो हमारी लाइनें कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, दूसरा देखें, अगर हमारे पास क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो हमारी लाइन कौन सा फॉर्म मतलब प्रोड्यूस करेगी, तो वो है पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखाएं प्रोड्यूस करेंगे। फिर से सुने, अगर यह रिलेशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है, तो हमारी लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और थर्ड है, अगर हमारी लाइनें A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 तीनों आपस में इक्वल होंगी, तीनों आपस में बराबर होंगी, तो हमारी लाइनें क्या होंगी, याद रखेंगे, ये लाइनें हमारे साथ समपाती होंगी। ठीक है, समपाती लाइनों का कंडीशन होता है कि ये हमेशा आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कांस्टेंट ऑफ, मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट का रेशियो जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। पहला मैंने बताया, अगर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y यानी x के गुणांक और y के गुणांक का रेशियो आपस में क्या हो, नॉट इक्वल हो, तो वह हमारा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट y के जो रेशियो हैं वो इक्वल हो, पर कांस्टेंट का रेशियो इक्वल अनइक्वल हो, तो उस समय हमारी लाइनें क्या रिप्रेजेंट करेंगी, पैरेलल लाइन को। और अगर हमारे पास क्या हो, तीनों आपस में इक्वल हो, तो वो लाइन कैसे रिप्रेजेंट होंगी, समपाती, यानी कोइंसिडेंस लाइनों को। ठीक है, कोइंसिडेंस। आगे बढ़ते हैं, अब ये चीज हम जान गए, अब इसी में हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, ये लाइनें कब संगत होती, कब संगत होंगी और कब असंगत होंगी। संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस, कब कंसिस्टेंस होंगी और कब इनकंसिस्टेंस होंगी। तो याद रखें, जब लाइनें हमारी क्या होंगी, जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन हमारी कंसिस्टेंस होगी, कैसी होगी, कंसिस्टेंस। ये भी क्या होगी, कंसिस्टेंस होगी, यानी ये लाइन संगत होगी, कैसी होगी, संगत होंगे। ठीक है, और ये लाइनें क्या होंगी, असंगत होंगी, क्या होंगी, असंगत। ठीक है, और ये भी लाइन क्या होगी, संगत होगी, यानी ये कंसिस्टेंस होगी, ये भी कंसिस्टेंस होंगी, और ये अकंसिस्टेंस होंगी, अकंसिस्टेंस नहीं, इनकंसिस्टेंस होंगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कंसिस्टेंस कब होंगी, जब प्रतिच्छेदी होंगी, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और दूसरा कंसिस्टेंस कब होंगी, जब संपाती होंगी। ठीक है, अब याद रखें, जब हमारी लाइनें क्या होंगी, संपाती होंगी ना, तब कंसिस्टेंस होंगी, और कैसी होंगी, डिपेंडेंट होंगी। डिपेंडेंट का मतलब होता है आश्रित, क्या होंगी, आश्रित होंगी। ठीक है, डिपेंडेंट होंगी और आश्रित होंगी, और ये असंगत होंगी। ठीक है, और ये क्या होंगी, ये भी संगत होंगी, पर कैसी होंगी, स्वतंत्र होंगी। ठीक है, डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट होंगी और ये डिपेंडेंट होंगी। बात समझ में आ गई, यानी संपाती रेखाएं जो होती हैं वो संगत आश्रित होती हैं, यानी संगत डिपेंडेंट होती हैं, और ये क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये संगत स्वतंत्र होती हैं। आगे बात बढ़ती है, ये तो असंगत हो गई। अब एक चीज और आता है कि इनका नेचर, एक तो ये तो रेखाओं का नेचर हो गया, अब एक चीज और जानते हैं, इनका सोल्यूशन कैसे पता करते हैं। तो हम बिना हल किए भी बता सकते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये हमेशा यूनिक सोल्यूशन देती हैं, यानी अद्वितीय हल देंगी। इसमें सोल्यूशन जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। क्या मिलेगा, अद्वितीय हल, यानी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन।
दूसरा है असंगत है, तो यहां पर नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं मिलने वाला है, कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर हम संपाती की बात करें, यानी हमारी ये है कॉन्सिडेंस रेखाएं, अगर कॉन्सिडेंस है तो ये कंसिस्टेंट होंगी और कैसी होंगी, डिपेंडेंट होंगी। और कंसिस्टेंट डिपेंडेंट जो लाइनें होती हैं वो क्या करती हैं, मेनी सॉल्यूशंस देती हैं। ठीक है, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका अर्थ हुआ अनंतः अनेक हल, अनंतः अनेक हल। कितने हल देंगे, अनेक हल, मतलब इसके हलों की सीमा नहीं है। फिर से समझिए, अगर हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वह यूनिक सॉल्यूशन देंगे, यानी अद्वितीय हल देंगी। अगर हमारे पास पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। अगर हमारे पास मतलब इसको समझिए कॉन्साइल है या कॉन्सिडेंस लाइन है तो वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी अनंतः अनेक हल देंगे। फिर समझिए, एक बार मैं इसको पूरा रिपीट करता हूं, क्योंकि अगर हमें ग्राफिकल मेथड सीखना है तो ये चीज हमें आना बहुत जरूरी है। अगर इनके गुणांकों का हम रेशियो निकालें, किसके गुणांकों का, यक्स के गुणांक का, वाई के गुणांक का और अचर के गुणांक का रेशियो निकालें और उन रेशियो को आपस में नॉट इक्वल देखें तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। आपस में क्या देख लें, यानी यक्स और वाई के सॉल्यूशन मतलब रेशियो तो इक्वल हो पर कांस्टेंट के सॉल्यूशन अनइक्वल हो तो कौन सी रेखाएं होंगी, पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर बात करें तो ये इनकंसिस्टेंट होंगे। अगला है, अगर हमारी रेखाएं क्या हो, तीनों रेशियो आपस में बराबर हो, यानी x के गुणांक का रेशियो, y के गुणांक का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो आपस में इक्वल हो तो हमारी लाइनें जो होंगी वो कॉन्सिडेंस होंगी और वह यूनिक मेनी, मतलब समझिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा, अनंतः अनेक हल देगा। और वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट होगा। बात समझ में आ गई। जो बच्चे कॉपी पे नोट कर रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी पे नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम किसी इक्वेशंस को, यानी किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को या लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से एक प्रॉब्लम लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम कोई भी युगपत समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो स्टूडेंट, ये ग्राफीय विधि में हमें ग्राफ प्लॉटिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं रफली बोर्ड पर एक प्रॉब्लम लेकर के उसे सॉल्व करता हूं। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मैं एक प्रॉब्लम उठा रहा हूं। ठीक है, प्रॉब्लम मैं एक बुक मेरे पास है, उस बुक में मैं ले रहा हूं सवाल को। जैसे प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है, मैं पढ़ रहा हूं। देखिए बेटा, कभी कभी लोग पूछते हैं हम ये जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो इसका यूज कहाँ है। तो इसका यूज बेटा हम कभी कभी क्या करते हैं, जैसे हम दो मित्र थे, गए कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने, तो जैसे हम लोगों ने दो प्रोडक्ट खरीदा, मैंने भी 2 प्रोडक्ट खरीदा, उस पर मतलब मेरे फ्रेंड ने भी 2 प्रोडक्ट खरीदा। तो जब हम 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने 5 की कॉपियां खरीदी और 10 पेन खरीदा, तो 5 कॉपियां 10 पेन खरीदे। अगर हमें अपना टोटल कॉस्ट पता है कि हमने एक मान लीजिए 200 रुपए खर्च किए और हमारा जो फ्रेंड था उसने क्या किया, 3 कॉपी खरीदा और 5 पेन खरीदा और उसने क्या किया, कुल 150 रुपए खर्च किए। तो हम घर आने के बाद भूल गए कि हमने कितने अमाउंट पेन पर दिए थे और कितने अमाउंट हमने कॉपियों पर दिया था। तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम उससे इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी एक बुक की कॉस्ट, एक कॉपी की कॉस्ट क्या थी और दूसरा एक पेन की कॉस्ट क्या थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है, अभी तो हम यहाँ पर 2 ही मेथड पढ़ रहे हैं, आगे चलेंगे तो हम इसे और भी मेथड से हल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स मेथड आएगा।
ठीक है, या डिटर्मिनेंट मेथड आएगा। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आने वाले हैं। तो मैट्रिक्स मेथड से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आगे के केस में। तो अभी हम लोग क्लास 10th की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ग्राफिकल मेथड की स्टडी करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मैं हिंदी में उस सवाल को ले रहा हूँ। ये कोई बुक है हमारे पास, बुक में एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, जैसे कोई व्यक्ति गया शॉपिंग करने, तो उसने 2 बार शॉपिंग की। तो पहली बार वो शॉपिंग करने गया तो उसने क्या किया, एक दुकान पर गया जिस पे उसने क्या किया, 2 केजी उसने क्या खरीदा, सेब, एप्पल खरीदा, और 1 केजी अंगूर खरीदा, ग्रेप्स खरीदे, और फिर उसकी कीमत उसने 160 रुपए अदा किया। मतलब एक व्यक्ति था, वो शॉप पर गया, तो शॉप पर जाने के बाद उसने फ्रूट शॉप से 2 चीजें खरीदी, पहला एप्पल खरीदा और दूसरा ग्रेप्स खरीदा। उसे इतना पता है कि उसने 2 केजी क्या खरीदा है, सेब, एप्पल खरीदा है, और 1 केजी ग्रेप्स खरीदा है, और टोटल अमाउंट उसे पता है उसने कितना पेड किया, 160 रुपीज। फिर वो कह रहा है 1 महीने बाद फिर उसी शॉप पे गया, उसी रेट में क्या किया, उसने 4 केजी से एप्पल खरीदा और 2 केजी ग्रेप्स खरीदे, और टोटल अमाउंट कितना पेड किया, 300। तो कह रहा है इस स्थिति में उसने क्या अमाउंट दिया, यानी 1 केजी ग्रेप्स का दाम और 1 केजी एप्पल का दाम बताना है। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास ग्राफिकल मेथड हम यूज करने चल रहे हैं। तो लेट हमने सपोज कर लिया, माना 1 केजी एप्पल का कॉस्ट, यानी 1 केजी सेब की कीमत कितनी है, x रुपीस है। कितनी है, x रुपीस है। ऐसे लिखेंगे इसको, देखिए पहले रुपीस लिखते हैं फिर x। 1 केजी सेब की कीमत कितनी है, x रुपीस। फिर हमने सपोज किया 1 केजी दूसरी आइटम का नाम क्या था, अंगूर खरीदा उसने। तो 1 केजी अंगूर की कीमत क्या है, कीमत कितने रुपीस है, y रुपीस है। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। 2 केजी एप्पल और 1 केजी ग्रेप्स की कीमत कितनी दी गई है, 160 रुपए। फिर कह रहा है 1 महीने बाद जब हो गया तो उसने 4 केजी एप्पल खरीदा और 2 केजी क्या खरीदा, ग्रेप्स, और कितनी कीमत दिया, 300 रुपीज। तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है और इसको ग्राफिंग विधि से सॉल्व कर देना। तो आइए इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट केस में उसने क्या किया था, फर्स्ट केस में उसने 2 केजी से एप्पल लिया। तो 1 केजी एप्पल का कीमत x है, तो 2 केजी एप्पल का कीमत 2x हो जाएगा। और 1 केजी उसने क्या किया, ठीक है, 1 केजी ग्रेप्स खरीदा, ठीक है। तो फिर से सुनिए, 1 केजी एप्पल की कॉस्ट x रुपीस है, तो 2 केजी एप्पल की कॉस्ट 2x होगी। 1 केजी ग्रेप्स की कीमत y है, 1 केजी ग्रेप्स की कीमत y है, तो वो पहली बार में 1 केजी ग्रेप्स खरीद रहा, तो इसने y रुपीस पेड किए, बराबर उसने कितना अमाउंट पेड किया, 160 रुपीस। ये तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेकेंड बार वो जब गया तो केस सेकेंड यानी केस फर्स्ट में तो हम लोगों ने ऐसे देख लिया, केस सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, जब वो दोबारा गया 1 महीने बाद तो उसने 4 केजी एप्पल खरीदा। तो 1 केजी एप्पल कॉस्ट x रुपीस, तो 4 केजी एप्पल कॉस्ट कितनी होगी, 4x। और कितना केजी उसने ग्रेप्स खरीदा, 2 केजी। तो 1 केजी ग्रेप्स की कीमत y रुपीस है, तो 2 केजी ग्रेप्स की कीमत 2y, और कितना रुपए पेड किया, 300। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए सॉल्व हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 150। यानी इसको इजी करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। अब इसको इक्वेशन हम सेकेंड बना लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसकी ग्राफ प्लॉटिंग करनी है। तो ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस का क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। कोई एक वेरिएबल्स क्या, सीधे सीधे y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
और उससे y की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 160। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू होगा 160 माइनस 2x। ठीक, अब इसमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 20। ठीक है, अगर हम x इज इक्वल टू 20 लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या होगा 160 माइनस 20 2 जा 40, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 120। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हम क्या लेते हैं x इज इक्वल टू हमने लिया क्या 40, तो y इज इक्वल टू होगा 160 माइनस 42 जा 80। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया 80। ठीक, थर्ड में हमने लिया x की वैल्यू 60, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू होने वाला है 160 माइनस 120, तो ये आ गया y की वैल्यू 40। ठीक है, बस काफी है कि अगर हम 3 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसका हम टेबल फॉलो करें तो इसका एक टेबल बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट का टेबल। ये हो जाएगा हमारा x और ये हो जाएगा हमारा y। x की वैल्यू देखिए हमने क्या क्या रखा 20 40 और 60, यानी 20 40 एंड 60, 20 40 एंड 60। 20 पर हमें जो वैल्यू फाइंड हुई है वो कितनी है 120। ठीक है, ये हमारा है 120, और 40 पर जो वैल्यू फाइंड हुई है वो है 80, और 60 पर जो वैल्यू फाइंड हुई है वो हमारी है 40। इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन 1 पर क्या बना लिया, टेबल बना लिया। अब इसी तरह से हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेंगे, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 150। चलिए इससे y की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा 150 माइनस 2x। चलिए वही वैल्यू फिर यहाँ पुट करते हैं, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 20, स्टार्ट करते हैं 20 से। ठीक, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 150 माइनस 40, तो आ जाएगा 110। ठीक है, दूसरा हमने सपोज किया x इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 80। ठीक है, अब ये हो जाएगा 70। ठीक है, थर्ड हमने लिया x इज इक्वल टू क्या ले लिया 60, देन y इज इक्वल टू होगा 150 माइनस 120, तो ये हो गया 30। ठीक, ठीक, अब इसका टेबल अगर हम फॉलो करते हैं तो इसका टेबल कुछ इस तरह से होगा। वैल्यू हमने वही फिर दोहराई है, पहला लिया है 20 40 और क्या लिया है 60, तो 20 पर हमें मिला 110 और 40 पर मिला 70 और 60 पर मिला 30। इस तरह से हम लोगों ने टेबल बना लिया। अब इसका ग्राफ प्लॉटिंग करना है, तो इसका ग्राफ प्लॉटिंग हम यहाँ करते हैं, आपको दिखाते हैं एक छोटा सा ग्राफ। ये हमने ले लिया एक्सिस x डैश और y डैश, ये हमने एक्सिस ले लिया है और ये हमारा O पॉइंट है। अब इसका ग्राफ प्लॉटिंग हम करेंगे, तो देखिए कैसे ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है, सब एक्स मतलब हमारा सब पॉजिटिव है, तो हमको ये एक्सिस को थोड़ा अच्छे से बनाना होगा जो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमने 1 यानी 10 से स्टार्ट किया, 10 20, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, यानी 1 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर के स्केल से इसको बना रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, सपोज हमने ग्राफ कर लिया। अब यहाँ पर 30, फिर 40, फिर क्या होगा 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 और 110 और 100 कितना आ गया 20। ठीक है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा इतने की जरूरत है। ठीक है, हमारे ग्राफ में। अब आगे बढ़ते हैं, तो इधर भी हमने ऐसे ही प्लॉट किया है 1 2 यानी 10 20 30 40 50 60
70, 80, 90, 100, 110 और लास्ट है 120। अब इस ग्राफ को देखेंगे तो ये ग्राफ हमारा क्या प्लॉट करता है, देख लें क्या प्लॉट कर रहा है, ये देखते हैं। देखेंगे कि ये हमारा ग्राफ सही जा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास 20 है, क्या है 20, ठीक है। तो 20 पर हमें क्या देखना, देखिए ध्यान से, 20 पर हमें 120 को शो करना है। तो एक्स एक्सिस पर हम कितना चल रहे हैं 20, और वाई एक्सिस पर कितना मिलेगा हमें, एक्स एक्सिस पर 20 और वाई एक्सिस पे कितना जाना है, देखिए ध्यान से 120। तो ये हमारा 120 है। हमारा ग्राफ जो है ऐसे उठेगा, ये गया पहला ग्राफ। तो ये हमारा जो पॉइंट बना ये 20, 120 का बन गया। दूसरी हमारी जो है वो है 40 से ग्राफ को कहां तक जाना है, 80 तक जाना है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया 80। इसको बढ़ा दीजिए 40 को भी। तो ये एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए, नहीं तो लाइन हमारी थोड़ी डिस्टर्ब होकर के आएगी, ठीक है। अगर हम स्केल से इसको प्लॉट करें तो एकदम सही जाएगा। ये हो गई एकदम सीधी रेखा, ठीक। फिर हमारे पास क्या है 40, ये हो गया 40। अब उसके बाद हमने 60 लेना, और 60 पर हमारा ग्राफ जो प्लॉटिंग होगा वो जाएगा 40। तो ये हमारा ये है और ये हमारा 60 पॉइंट है, इसे बढ़ा करके मिला दीजिए। तो ये तो हमारा पॉइंट था कितना, 40 पर था हमारा 80, और ये हमारा पॉइंट है 60 पर कितना 40। और इस लाइन को जब हम ड्रा करेंगे तो एकदम सीधी लाइन ऐसे बनते हुए चली आएगी, ठीक है। ये लाइन हमारी चल गई, ठीक। अब इसी तरह से हमें दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है, यानी इक्वेशन सेकंड के लिए। तो इसमें भी भाई एक्स एक्सिस का पॉइंट सेम है लगभग। तो 20 पर हमें कहां तक जाना है, 110 तक। तो ये हमारा हो गया 110, ठीक। फिर ये हमारा जो पॉइंट बना, इस पॉइंट का नाम क्या है 20, 110। सेकेंड पॉइंट देखिए हमारा क्या है, 40 पर 170 है। तो ये थोड़ा सा नीचे ये भी ड्रा होगा, ऐसे बढ़ा लेंगे। तो ये हो गया कितना 40 पर 70। और थर्ड लाइन जो ड्रा होगी वो हमारी कितनी है 60 पर 30। तो ये हमारा 30 पॉइंट, ऐसे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 60 पर कितना 30। तो ये हमारा हो गया। अब इसको ड्रा करेंगे तो ये भी कुछ ऐसे ही जाएगा, यानी कुल मिलाकर के हमारी लाइन जो ड्रा हो रही है वो पैरेलल जा रही है। कैसी जा रही है, पैरेलल। तो ऐसे जाएगी पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल होने के कारण हम कहेंगे जो भी लाइन हमारी जब भी पैरेलल होगी तो कहते हैं पैरेलल लाइनें जो होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं, पैरेलल लाइनें नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं देती। तो इट इज मतलब लिखेंगे कि ये लाइनें यानी ये रेखाएं, ग्राफ में जो रेखाएं जा रही हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं, समांतर हैं, ठीक है। और मैंने बताया था समांतर रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। ये असंगत होंगी, कैसी होंगी, असंगत होंगी, ठीक है। और असंगत होंगी इसलिए इनका कोई हल संभव नहीं है, कोई हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है, ठीक है। ये समांतर होने के कारण कभी किसी पॉइंट पर मीट करेंगे नहीं, यानी कभी किसी पॉइंट से आपस में जुड़ेंगी नहीं, इसलिए इनका हल बनाना यानी इनको इस समीकरण को हल करना क्या है, संभव नहीं है। इसका कोई सलूशन आने वाला नहीं है, ठीक है। ये नो सलूशन होंगे, समझ में आ गया। अगर यही लाइनें किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती तो हम कहते हैं इसका ओनली वन सॉल्यूशन, यानी सीधे सीधे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये हर पॉइंट पर टच करती तो हम कहते हैं मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये हमारा इक्वेशंस जो बना वो कैसा गया, पैरेलल, और पैरेलल होने के कारण यह नो सॉल्यूशन होगा। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अब इसी तरह से आप प्रॉब्लम लीजिए और उन्हें सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने क्या सीखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पहली हेडिंग, जिसे हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल लेकर के आपको समझाया कैसे ग्राफिकल मेथड के सवालों को हल करते हैं। अब मैं इसी तरह से एक एग्जांपल लेता हूं
अलजेब्रिक मेथड के लिए, और उसमें हल करना आपको तीनों विधियां आपको सिखाऊंगा। ध्यान से सीखेंगे कैसे हम किसी भी विधि को हल करते हैं। फिर कल हम कोई एक बुक लेकर के आगे एक्सरसाइज को आपको सिखाएंगे। देखते हैं कौन सी बुक कल हमारे पास आने वाली है, इसलिए आप रोज हमारे वीडियोस में बने रहिए ताकि हम जिस बुक का इस्तेमाल करें उसकी सवालों को आपको अच्छी तरह समझा सकें। तो कल हम कुछ सवाल लेकर के आपके बीच आने वाले हैं। आज में हम केवल इन्हीं सब सवालों के एक एक प्रॉब्लम लेकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक सवाल ले रहे हैं जिसको हम लोग सीखेंगे तीन विधियों से, जिसको हम लोग अलजेब्रिक मेथड कहते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड के लिए हमने एक सवाल ले रखा, सिंपल सा एक सवाल है 2x + 3y, ठीक है। यानी हम यहाँ ले रहे हैं गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 2x + 3y + 8 = 0। पहला है 2x + 3y + 8 = 0, और दूसरा है हमारे पास x - y - 1 = 0। x - y - 1 = 0। ये मैंने इक्वेशंस ले रखा है। ये दोनों क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, यानी सीधे सीधे कहें तो ये हमारे कैसे इक्वेशंस है, ये दोनों ही हमारे दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण है। तो आइए इन समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सी विधि अपनाते हैं, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि और इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेटिंग मेथड, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में हम लोग क्या सीखते हैं, ध्यान से सीखें, मैं एक बार बताने चल रहा हूँ। पहले इसका वर्किंग मेथड मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को देखना है और सबसे पहले इनकी नेमिंग, नंबरिंग कर लेनी। तो मैंने सपोज कर लिया, इसका नंबर डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट और इसका नंबर डाल दिया इक्वेशन सेकेंड। पहला काम आपको यही करना है कि आप उनकी नंबरिंग कर लीजिए। दूसरे नंबर पे क्या करना है, y के कोफिशिएंट को देखना है, यानी y के गुणांक को देखना है। तो y के गुणांक को देखिए, क्या y का गुणांक बराबर है, अगर है तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो उसे बराबर कर लेंगे। फिर से सुने, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यानी y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 1 है, तो इसका मतलब बराबर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ एक समस्या है कि हम y के गुणांक को बराबर कर लें, और यदि हम y के गुणांक को बराबर कर लेते हैं तो y के चिन्ह को देखना है, यानी y का साइन देखना है। पहले नंबर पे मैं स्टेप लिख रहा हूँ, वर्किंग मेथड, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। वर्किंग मेथड में पहला काम क्या करना है, इक्वेशन की नंबरिंग करनी है, यानी समीकरणों को नंबरों में व्यक्त करें, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, कोई भी नंबर देकर के व्यक्त कर ले। दूसरा काम क्या करना है, y के गुणांक को बराबर करें, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y को क्या करना है, इक्वल कर लेना है। अगला थर्ड में क्या करना है, y के साइन को देखें, y के चिन्ह मीन्स ऑपरेटर को देखना है, प्लस या माइनस। y के चिन्ह को देखें कि y का चिन्ह कैसा है, जैसे इसमें y का चिन्ह पॉजिटिव है, इसमें y का चिन्ह निगेटिव है, यानी एक दूसरे से अलग है। तो याद रखें, अगर चिन्ह में क्या हो, एक पहला प्लस हो और दूसरा क्या हो, प्लस हो, तो याद रखें हमको इस समीकरण को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। याद रखें, पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट प्लस और दूसरे का भी प्लस है तो उसे माइनस कर दें। यदि पहले का माइनस और दूसरे का प्लस है तो उसे हमेशा क्या करना है, ऐड। यदि पहले का प्लस और दूसरे का माइनस है तो भी हमें क्या करना है, ऐड। यदि पहले का माइनस और दूसरे का भी माइनस है तो क्या करना है, सबट्रैक्ट। ये प्रोसेस को हमको अपनाना है। तो जैसे ही हम ये प्रोसेस अपनाएंगे हमारा y कैंसिल होकर के x का मान प्राप्त हो जाएगा,
जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और फोर्थ नंबर पे क्या करना है, प्राप्त यक्स के मान को किसी समीकरण में रखकर, किसी नंबर के समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर से सुनिए, प्राप्त यक्स के मान को किसी भी नंबर के समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त करेंगे। एक बार मैं फिर से इसकी वर्किंग मेथड को पढ़ता हूँ। सबसे पहले समीकरण को नंबरों में व्यक्त करेंगे। दूसरे नंबर पे y के गुणांक को बराबर करेंगे। तीसरे नंबर पे y के चिन्ह को ध्यान से देखें। अगर प्लस और प्लस हैं दोनों ही y के चिन्ह, यानी पहले समीकरण में y का चिन्ह और दूसरे समीकरण में y का चिन्ह अगर प्लस प्लस है तो माइनस कर लीजिए, अगर माइनस प्लस है तो प्लस कर लीजिए, प्लस माइनस है तो भी प्लस कर लीजिए, माइनस माइनस है तो माइनस कर लीजिए। यक्स का मान तुरंत प्राप्त हो जाएगा। फिर प्राप्त यक्स के मान को किसी भी नंबर के समीकरण में रखकर y का मान प्राप्त कर लेंगे। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन विधि यानी एलिमिनेटिंग मेथड कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने देखा क्या, नंबरिंग कर लिया है। अब हमें y के कोफिशिएंट को बराबर करना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसको 1 को 3 हम बना सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन सेकेंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। तो कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y, 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इसमें से ऐड करना है। तो 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, मैंने कहा था y का कोफिशिएंट एक माइनस और एक प्लस है, तो माइनस प्लस होने पर हमें ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन थर्ड को ऐड कर लेना है, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करना है। इक्वेशन सेकंड में किसको ऐड करना है, इक्वेशन फर्स्ट को। तो ऐड करने पर क्या होगा, ये 3y माइनस और प्लस होने के कारण सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये 3 2 5x और ये 8 में से 3 गए, कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। देन 5x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। ठीक है, x की वैल्यू मैंने कहा था फाइंड हो जाएगा। देखिए x का मान प्राप्त हो रहा है। अब क्या करना है, इस x के मान को किसी भी नंबर के समीकरण में रख करके y का मान निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन हमने ले रखा है सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन हमारे पास क्या है सेकंड, और सेकंड है x माइनस 1y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू हमें मालूम है माइनस 1, ठीक है, माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, माइनस 2 माइनस y इज इक्वल टू 0। देन y इधर चला जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2 और x की वैल्यू माइनस 1, यानी हमारा इक्वेशन की जो वैल्यू आई, आंसर जो आया, आंसर तो वो आया क्या, x की वैल्यू है माइनस 1 कॉमा माइनस 2, माइनस 1 कॉमा माइनस 2 आया। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, यानी जांच करना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्या करना है, केवल इसका एक लेफ्ट हैंड साइड ले लेना किसी भी इक्वेशन का। मैंने सपोज पहला इक्वेशन लिया प्लस 8, आंसर क्या आना चाहिए 0। देख लीजिए करके आता है कि नहीं। 2x की वैल्यू है माइनस 1 प्लस 3, y की वैल्यू है माइनस 2 प्लस 8। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस 2, 3 2 जा 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी राइट हैंड साइड हमारा मिल गया है। तो इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन क्या है, सही वैल्यू दे रहा है। सेकेंड में चेक करें तो ये माइनस 1 है, ये माइनस 2 यानी प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1। तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और ये माइनस 2 प्लस 2 सब्ट्रैक्ट होकर के 0 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के हमारी ये वैल्यू क्या है, सही है। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेटिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा इस प्रॉब्लम को नोट कर रहा हो तो कर ले, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब हम अगली प्रॉब्लम में फिर अगली मेथड को देखेंगे। तो हमें फिर अगला प्रॉब्लम लिखने चल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम लिखने चल रहे हैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किस मेथड से,
प्रतिस्थापन विधि से, जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए इस मेथड पे एक प्रॉब्लम फिर से नई लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ हमारे पास इस तरह से है। प्रॉब्लम है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू है 4 प्लस 4 इक्वल है 0। और सेकेंड हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इन समीकरण को हम लेंगे, ये हमारे कैसे समीकरण है, युगपत समीकरण है, और इनको हम हल किस विधि से करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करने के लिए हम लोग रैखिक दो चरों वाले रैखिक समीकरण को युग्म को हल करते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग युगपत समीकरण को हल करेंगे। किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि हम लोग हल करने चल रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि में पहले इसकी वर्किंग मेथड देखें। वर्किंग मेथड इसका कुछ इस तरह से है। वर्किंग मेथड में देखें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास दो इक्वेशंस। पहला काम वही करना जो उसमें किए थे। पहले हम क्या करेंगे, समीकरणों की नंबरिंग करेंगे, रिंग करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग इस पे क्या करने वाले हैं, नंबर देने वाले हैं। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट का नंबर दे दिया, ये इक्वेशन सेकंड का नंबर दे दिया, ठीक है। नंबरिंग कर लेंगे। जब हमारे पास नंबरिंग हो जाएगी सेकंड नंबर पे, तो हम लोगों को क्या करना है, नेमिंग हो गई, नंबरिंग हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोई एक इक्वेशन से लेकर के कोई एक वेरिएबल को फाइंड करना है। यानी किसी एक समीकरण से कोई एक चर का मान प्राप्त करें, मान प्राप्त करें, ठीक है। और उसे समीकरण और उसे अगले नंबर का समीकरण मानिए, अगले नंबर वाला समीकरण मानिए, ठीक है। यानी किसी एक समीकरण को हल करेंगे और कोई एक चर का मान प्राप्त कर लेंगे और उसे एक अगले नंबर का समीकरण मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्राप्त चर के मान को ना अतिरिक्त समीकरण, यानी जैसे मैंने कोई एक समीकरण लिया था, मान लीजिए सपोज मैंने पहला समीकरण ले रखा है, तो अतिरिक्त हमारे पास दूसरा समीकरण बचा। अगर हमने दूसरा समीकरण ले रखा है तो अतिरिक्त समीकरण हमारे पास पहला वाला बचा। यानी मान को अतिरिक्त समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान प्राप्त करो, प्राप्त करेंगे, ठीक है। और फिर चौथे में क्या करना है, दूसरे चर के मान को अगले नंबर वाले समीकरण में रखकर पहले चर का मान प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये मैंने वर्किंग मेथड लिख रखा है। इस तरह से हमारे पास दोनों चरों के मान आ जाएंगे। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले दिए गए समीकरणों की नंबरिंग करेंगे,
फिर अगर नंबरिंग कर लिए हैं तो किसी एक समीकरण को लेकर कोई एक चर का मान प्राप्त कर लेंगे, और जब उस चर का मान प्राप्त हो जाएगा तो उसे अगले नंबर से प्रदर्शित कर देंगे, यानी अगले नंबर वाला समीकरण मान लेंगे। ठीक है, प्राप्त चर के मान को अतिरिक्त समीकरण में रखकर क्या करते हैं, दूसरे चर का मान प्राप्त करेंगे, और फिर जो दूसरे चर का मान प्राप्त होगा उसे अगले नंबर वाले समीकरण में रखकर पहले चर का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है। आइए इस प्रोसेस को हल करते हैं। तो मैंने पहला काम किया, समीकरण था, मैं ये प्रॉब्लम हमने ले रखी है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। किस मेथड से इसे सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसका वर्किंग मेथड हम लोगों ने देख लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस इक्वेशंस में हमको क्या करना है, कोई एक वेरिएबल्स को लेना है। तो कोई एक को, जैसे हम चाहें तो इसको ले सकते हैं, इसको सेकंड को ले सकते हैं। तो हमने पहले इसे नंबरिंग देनी है, नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2, यानी हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड को। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारा क्या है, ध्यान से देखें, x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। सपोज हम इसमें से चाहें तो x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमने इससे y की वैल्यू फाइंड की, y इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स। ये हमारा बन गया इक्वेशन थर्ड। मैंने कहा था जो भी वैल्यू आएगी y की उसको इक्वेशन थर्ड बना लेना है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन जो हमारा अदर इक्वेशन जो छूट गया इक्वेशन से उसको हम लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन हमें क्या लेना है, फर्स्ट लेना है। तो 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू क्या है, 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बी पुट द वैल्यू ऑफ किसका, वैल्यू ऑफ y, यानी हमें y का मान रखना होगा। इसमें किसका मान रखना होगा, y का। तो चलिए रखते हैं y का मान। तो y का मान हो गया, रखें इसमें। तो हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई की जगह पर रखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया, 2x में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3। नाउ x इक्वल टू माइनस 3/3 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू कितना, -1। अब हम x की वैल्यू -1 फाइंड कर चुके हैं। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन थर्ड को लेना होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण 3 से। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, ध्यान से देखें, y इक्वल टू है 1 माइनस एक्स। अब y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स लिखते हैं, और x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, बी पुट x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर -1 पुट करने चल रहे हैं। तो y इक्वल टू हो गया 1 + 1, यानी y इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। जांच करेंगे तो मैं यहीं पर आपको जांच करके दिखाता हूँ। जांच करना है, जांच यानी वेरीफाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कोई एक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया समीकरण 1 से क्या है हमारा समीकरण 1, 2x माइनस वाई प्लस 4। अब यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसका राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, माइनस वाई की वैल्यू है 2 + 4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2 + 4। ऐड करेंगे तो -4 + 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0, राइट हैंड साइड। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड को ध्यान से देखें। हमारे पास 2 इक्वेशंस दिए होंगे, इनको नंबरिंग करेंगे तो नंबर 1, नंबर 2। अब हम इनमें से कोई एक इक्वेशंस लेते हैं। हमने सपोज किया इक्वेशन सेकेंड, x + y - 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ गया। इसको इसकी नंबरिंग हमने कर लिया थर्ड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी अदर इक्वेशंस को लेंगे जिसका यूज हम लोगों ने नहीं किया है। तो वो है 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x y की जगह पर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -1, 1 माइनस एक्स प्लस 4। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + x + 4। अब क्या करेंगे, 2x में x ऐड करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। 4 में -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ 3x इक्वल टू -3, नाउ x इक्वल टू -3/3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1। अब ये x की वैल्यू -1 आई, इसको किस में रखने चल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में।
तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हमने क्या पुट किया, x की वैल्यू -1 पुट किया, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स की जगह पर -1 पुट कर दिए तो हो गया 1 प्लस 1, यानी y की वैल्यू आ गई 2। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेना। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड लिया 2x माइनस वाई प्लस 4, यहाँ पर x की वैल्यू को मैंने पुट किया 2 माइनस 1 और -2 प्लस 4, तो ये हो गया 2 1 2 -2 प्लस 4, -2 में -2 को ऐड करेंगे -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से प्रतिस्थापन विधि में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हल करते हैं। तो लास्ट हमारा टॉपिक है, हमने एक समीकरण ले लिया है, तो लिखते हैं तीसरे नंबर पे हम लोग सीख रहे हैं, यानी चौथे नंबर पे, जिसको हम लोग कहते हैं दिया गया समीकरण। पहले हम ले रहे हैं आपको दिया गया समीकरण, तो हम एक समीकरण और ले रहे हैं, वह समीकरण कुछ इस तरह से है। चलिए, समीकरण है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा समीकरण हम ले रहे हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ये दो है, और इसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, यानी वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से। आइए इस सवाल को सॉल्व करें। तो इसके साथ साथ इसके वर्किंग मेथड को भी हम देखते चलते हैं। सबसे पहले इसके वर्किंग मेथड को देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर लेनी है। तो नंबरिंग तो हम सब में करते आए हैं, इसमें भी कर लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इसके पहले स्टेप में क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। पहला स्टेप कहता है कि हम कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x, y और अचर के गुणांकों को लिख लें। क्या करना है, सिर्फ गुणांक लिखना है। किसके किसके, x के गुणांक को लिखना है और y के गुणांक को लिखना है, y के गुणांक को लिखना है और अचर के गुणांक को लिखना है, अचर के गुणांक को लिखना है। ठीक है, यानी x के गुणांक को लिखना है, y के गुणांक को लिखना है और अचर के गुणांक को लिखना है। तो आइए लिखते चलते हैं। x का गुणांक 4 और 3 है। पहले वाले इक्वेशन में x का गुणांक 4 और दूसरे वाले में 3। स्टूडेंट बात समझ में आ रही है। दूसरे में y के गुणांक को लिखना है, तो y का गुणांक कुछ इस तरह से है, यहाँ 1 लिख करके y लिखिए। तो y का गुणांक 5 है और दूसरे वाले में 1 है। तीसरे वाले में अचर का गुणांक लिखेंगे तो 2 और 7 है। ये काम हमें कर लेना है पहले स्टेप में। स्टेप 1 चल रहे हैं, कोफिशिएंट को हमने लिखा। दूसरे वाले में क्या करना है, रेशियो के रूप में x और y और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को लिखना है। तो कुछ इस तरह से पहले हम ऐसे एक चार्ट बनाते हैं, x फिर इक्वल लगा के y फिर इक्वल लगा के लिखते हैं 1। कांस्टेंट की जगह पर 1 का यूज करेंगे, याद रखेंगे कांस्टेंट की जगह पर 1 का यूज करना है। अब याद रखिए यहाँ पर एक छोटा सा साइकिल क्रम में चलते हैं। तो ये पहला साइकिल होगा फर्स्ट, और ये दूसरा थोड़ा बड़ा साइकिल जाने वाला है इस तरह से, ठीक है, कुछ इस शेप में। और फिर ये सेकंड हो गया और थर्ड हमारा जाएगा कुछ इस शेप में, यानी पहला ऐसे चलना है, सेकंड ऐसे चलना है और थर्ड ऐसे चलना है। याद रखेंगे, पहले में हमको जब लिखना होगा तो y के गुणांक को लिखना है और कांस्टेंट के गुणांक को। दूसरे में हमको किसको लिखना है, कांस्टेंट के गुणांक को और x के गुणांक को, यानी y वाले स्थान पे। और थर्ड में लिखना है x के गुणांक को और y के गुणांक को। ध्यान से देखेंगे तो यह जो सिंबल है, इसको ध्यान से देखिए तो कुछ ये शेप बन रहा है, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे जाकर के मिल रहा है। तो इसका मतलब ये एक सिंपल सा हार्ट का सिंबल है, पान का सिंबल है। अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखें तो ये वज्र गुणनखंड विधि कहता है कि अगर हम इस सवाल को दिल से समझें, मन से समझें, तो ये बड़े आसानी से समझ में आने वाला है, यानी सबसे आसान मेथड है यही सवाल। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें x के नीचे क्या लिखना है, y और अचर के गुणांकों को लिखना है। तो y का गुणांक 5 है और 1 है, अचर का गुणांक कितना है, 2 और 7 है। यह एक टेबल बन गया। दूसरे वाले में हमें क्या करना है, अचर के गुणांक को और x के गुणांक को लिखना है। तो 2 और 7 हो गया, अचर का गुणांक 4, अचर का गुणांक 2 और 7 और x का गुणांक 4 और 3। फिर थर्ड वाले में क्या करना है, हमें x के गुणांक को लिखना है 4 और 3 और y के गुणांक को लिखना है 5 और 1।
चलिए अब क्या करना, ध्यान से सुने, इस एरो को फॉलो करेंगे, फर्स्ट एरो, ठीक है। और अब क्या करना है, जो एरो है इसका पहले मल्टीप्लाई करना है, जो शेष है उसको बाद में मल्टीप्लाई करना और दोनों को सबट्रैक्ट कर देना है। फिर से सुने, पहला एरो जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे में इसको मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले वाले में हम क्या करेंगे, देखें ध्यान से, तो पहले वाले में हम ब्लैक तीर का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले में ग्रीन का, पहले वाले में ब्लैक का, दूसरे वाले में ग्रीन का, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके और सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगले स्टेप में क्या करना है, यक्स, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, 5 7 जा 35, 5 7 35, फिर माइनस लगाना है, 2 1 जा 2, 2 हो गया। फिर इसी तरह से अगला y, 2 3 जा 6 और 7 4 जा 28, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाले में 1/4, 1 जा 4, 5 3 जा 15, 5 दिया 15। चलिए अब क्या करना है, 35 में से 2 घटाएंगे 33 आएगा, क्या आने वाला है 35, ठीक है। अब क्या करेंगे, 28 में से 6 घटाएंगे तो 22 आएगा, वो भी माइनस में, -22 आएगा, ठीक है। और 15 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, -11, ठीक। अब 11 के टेबल से क्या तीनों कट रहे हैं, तो हाँ कट रहे हैं, आराम से इसे काट दीजिए तो देखिए कट रहा है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 तियां 33। तो हमारा जो नया रिलेशन बन करके आया वो x/3 का आया और y/-2 का आया और कांस्टेंट अपॉन -1 का आया। अब क्या करना है, एक बार x का कंपैरिजन करना है कांस्टेंट से, फिर एक बार क्या करना है, y का कंपैरिजन करना है कांस्टेंट से। तो इस तरह से 2 इक्वेशंस लेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए x/3 इज इक्वल टू क्या है, 1/-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/-1, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस आ जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई -3। y की वैल्यू देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो अगला है y/-2 और ये है 1/-1, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये हमारी वैल्यू आ गई x, y, कितनी आई वैल्यू, -3, 2। अब इसकी जांच करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हम जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, यानी वेरिफिकेशन इसकी करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 ले रहे हैं और उसका कौन सा पक्ष ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हमें पता है 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 4x + 5y और +2, चेक करें तो 4x की जगह पर लिखेंगे -3, 5y की जगह पर लिखेंगे 2 + 2, तो 4 3 जा 12, 5 2 जा 10 + 2, सॉल्व करेंगे तो -12 + 12 = 0। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको 3 मेथड के साथ साथ ये हमने आज पूरा 2 चरों वाला रैखिक समीकरण को एक बार में कवर किया है। अब इसके बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर के हम सिर्फ इन मेथडों का अभ्यास कर सकते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग इस पे कुछ एक्सरसाइज पे प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखेंगे कैसे इन मेथडों का यूज़ किया जाता है। आज हम लोगों ने सिर्फ चर्चा किया है कैसे मेथड को हम युगपत समीकरण यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस पर लागू करते हैं और कैसे इससे हम अपने सॉल्यूशंस को पाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोगों ने 2 चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने की सभी विधियों पर चर्चा किया जो कि हमारे क्लास 10 से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आज के वीडियो को बच्चे अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और इसका उपयोग अपने नोटबुक पे करेंगे ताकि उन्हें इस प्रॉब्लम मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आराम से अपनी सॉल्यूशंस को यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।